दोस्तों 1967 में अपने संगीत जीवन की सिल्वर जुबली होने के अवसर पर लता मंगेशकर ने अपने 10 सर्वश्रेष्ठ गीतों की सूची जारी की थी। और आपको हैरत होगी कि उस सूची में उस जमाने के कई बड़े संगीतकारों के नाम नदारद थे। तो वहीं उसी सूची में एक संगीतकार ऐसे भी थे जिनके दो गीत शामिल थे। परंतु दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा कि इसी संगीतकार की पहली फिल्म में लता मंगेशकर ने गाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि लता समझती थी ये कोई अमीर बाप का बिगड़ा शहजादा जो कि सिर्फ टाइम पास करने के लिए इस क्षेत्र में आया है। और ये वही संगीतकार हैं दोस्तों जिन्होंने उस समय पुरुष गायक की आवाज पर उस जमाने की मशहूर हीरोइन साधना को होठ हिलाने और थिरकने पर मजबूर कर दिया था। और इस बात पर तो शायद ही कोई यकीन करेगा कि ये वो संगीतकार हैं जो अपनी मृत्यु के 29 साल बाद तक भी फिल्मों में संगीत देते रहे। चौंक गए ना? चौंकिए मत दोस्तों, जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ भी ना कहूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं यशदीप कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं मजमाए हमारा मंच। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे बॉलीवुड के एक ऐसे महान संगीतकार से जुड़ी कुछ दिलचस्प और रोमांचक घटनाओं की जिन्हें जीते जी उतनी लोकप्रियता न मिली, उतना सम्मान न मिल पाया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके संगीत की गुणवत्ता की चर्चा अन्य संगीतकारों से भी बढ़कर हुई। तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और दबा दीजिए घंटी के निशान को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ ही दोस्तों सुपर थैंक्स के जरिए भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के लगाते हैं आज का मजमा। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। मदन मोहन जिन्हें लता ने गजलों का बादशाह कहा, तो नौशाद उनकी 2 गजलों के बदले अपनी सारी धुनें लुटाने को तैयार थे। दरअसल मदन मोहन मासिस के नहीं क्लासिस के कंपोजर थे और उनके गाने ड्राइंग रूम में सुनने वाले गाने थे। उनके गाने गलियों में कम गुनगुनाए गए, अपर क्लास सोसाइटी में ज्यादा सुने और सराहे गए। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। फिल्मिस्तान के संस्थापक राय बहादुर चुन्नीलाल के सुपुत्र मदन मोहन अपने संगीत शौक के चलते सेना की नौकरी छोड़कर ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ के संगीत विभाग में काम करने लगे। रेडियो की दुनिया के बाद मदन मोहन फिल्मों की ओर उन्मुख हुए, तो गुलाम हैदर को मदन मोहन में एक गायक नजर आया और फिल्म शहीद के लिए लता के साथ साथ मदन मोहन की आवाज का भी ट्रायल ले लिया गया और दोनों के स्वर में एक युगल गीत रिकॉर्ड कर वे एस मुखर्जी के पास लेकर गए। और मजेदार बात यह दोस्तों कि लता के साथ साथ मदन मोहन की आवाज को भी नाकाबिल समझकर रिजेक्ट कर दिया गया। उस वक्त एस मुखर्जी को सपने में भी यह गुमान नहीं होगा कि आगे चलकर ये दोनों बॉलीवुड के संगीत की दुनिया में अपना खुद का आसमान रचेंगे। जरूरत है जरूरत है जरूरत है एक श्रीमती की कलावती की। दोस्तों यह भी दिलचस्प तथ्य है कि जब मदन मोहन और लता फिल्म शहीद के लिए अपना युगल गीत रिकॉर्ड कर रहे थे, तो मदन मोहन ने लता से वादा लिया था कि संगीतकार के रूप में उनकी पहली फिल्म में वे जरूर गाएंगे। लेकिन मदन मोहन के संगीत निर्देशन से सजी उनकी पहली फिल्म
आंखें में लता कहीं भी नहीं थी। कारण यह कि लता मदन मोहन को राय बहादुर चुन्नीलाल का अमीर शौकीन किंतु कैजुअल लड़का ही समझ रही थी कि जो बस शौकिया इस क्षेत्र में उतरा होगा। उन्होंने मदन मोहन को गंभीरता से लिया ही नहीं, लेकिन आंखें के गीतों की लोकप्रियता ने उनकी आंखें खोल दी और उसके बाद तो जहां जहां मदन मोहन थे वहां वहां लता ही लता थी। अपनी एक विशिष्ट शैली और गजल के प्रशंसनीय प्रयोगों के बावजूद मदन मोहन की लोकप्रियता सीमित ही रही। यह उनका दुर्भाग्य था कि उनकी संगीतबद्ध फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिट जाती थी। यह भी एक कारण था कि छठे दशक के मध्य में मदन मोहन ने उस जमाने के लोकप्रिय संगीतकारों शंकर जयकिशन और ओपी नैयर की शैलियों की नकल करते हुए कुछ हल्के फुल्के गीतों के सृजन से भी लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश की। हालांकि इस तरह की कोशिशें भी कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन 1956 में एवीएम प्रोडक्शंस मद्रास की फिल्म भाई भाई में ऐसा ही एक हल्का फुल्का मचलता गीत ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है गीता दत्त के स्वर में सुपर हिट हो गया और भाई भाई की सफलता से मदन मोहन ने अपने माथे पर लगा व्यवसायिक असफलता के दाग को भी धो डाला। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है। दोस्तों, यह कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मशहूर हीरोइन साधना की शहरी और उच्च मध्य वर्ग की लड़कियों के बीच की लोकप्रियता के पीछे साधना कट हेयर स्टाइल और ग्लैमर का जितना हाथ था उतना ही मदन मोहन के संगीत का भी था। साधना पर फिल्माए गए मदन मोहन के गीतों ने साधना की एक एडवांस मॉडर्न और चार्मिंग लेडी की छवि को देखने वालों के दिलो दिमाग में स्थापित करने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। याद कीजिए 1964 में आई फिल्म वो कौन थी का अभूतपूर्व गीत लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। लग जा गले के फिर हंसी रात हो ना हो। दोस्तों, यहाँ एक और गीत की चर्चा करना जरूरी है। वो कौन थी फिल्म का ही गीत नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। इस गीत के साथ भी एक बेहद दिलचस्प वाक्य जुड़ा हुआ है। इस गीत को लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड किया जाना था और लता के अस्वस्थ चलते रिकॉर्डिंग की डेट बार बार पोस्टपोन होती जा रही थी। फिल्म निर्माता का मदन मोहन पर बहुत दबाव था क्योंकि इस गीत की शूटिंग को और अधिक नहीं टाला जा सकता था। इस पर मदन मोहन ने एक रोमांचक फैसला लेते हुए अपने ही स्वर में इस गीत को रिकॉर्ड कर दिया और जब शूटिंग के वक्त मौजूद भीड़ यूनिट के लोग बहुत हैरान थे क्योंकि कैमरे के सामने तो साधना होठ हिला रही थी जबकि फिजा में गूंज रही आवाज एक मेल प्लेबैक सिंगर की थी। वो कौन थी मदन मोहन की पहली सिल्वर जुबली फिल्म थी। हालांकि ये तमगा उन्हें 1956 में फिल्म भाई भाई के साथ भी मिल सकता था, पर निर्माता निर्देशक के झगड़े के कारण फिल्म बंबई के रॉक्सी सिनेमा से 23 हफ्ते बाद ही उतार दी गई। यह भी फिल्म फेयर पुरस्कारों के पीछे की राजनीति का ही सूचक है कि मदन मोहन को कभी कोई फिल्म फेयर पुरस्कार नहीं मिला। वो कौन थी के लिए उम्मीद के बावजूद पुरस्कार न मिलना मदन मोहन को तो निराश कर गया, पर जब लता ने इस पर अफसोस जाहिर किया तो मदन मोहन ने उनसे कहा कि क्या यह मेरे लिए कम बड़ा पुरस्कार है कि तुम्हें मेरे पुरस्कार न मिलने पर अफसोस हुआ। नैनों में बदरा छाए, बिजली के खंभे आए।
जब उनके बेटे संजीव कोहली ने अपने स्कूल के समारोह में मदन मोहन का कोई गीत ना गाकर एक अधिक लोकप्रिय गीत बहारों फूल बरसाओ गाया तो उनके मुंह से अपने बेटे को संबोधन में सिर्फ 2 शब्द निकल पाए, तुम भी। यह दुख मदन मोहन के साथ उनके अंतिम दिनों तक चला। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं। भले ही फिल्म फेयर पुरस्कार उन्हें कभी नहीं दिया गया हो, पर नैनों में बदरा छाए और मैंने रंगली आज चुनरिया के लिए 2 बार उन्हें सुर सिंगार संसद के स्वामी हरिदास पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उल्लेखनीय है कि 1970 में प्रदर्शित फिल्म दस्तक के लिए उन्हें पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। बैया ना धरो ओ बलमा, बैया ना धरो। दोस्तों, अपने करियर के अंतिम दौर में मदन मोहन का जादू फीका पड़ता जा रहा था। निर्माता निर्देशक उनसे किनारा करने लगे थे और चारों तरफ सिर्फ निराशा और अंधकार दिखाई पड़ता था। इस निराशा को शराब में डुबाने की आदत उनके लिए घातक सिद्ध हुई और 14 जुलाई 1975 को अल्पायु में ही वे हमें छोड़कर चले गए। मदन मोहन के कई लाजवाब गीत तो फिल्मों का निर्माण अधूरा रह जाने के कारण या उनके अप्रदर्शित रह जाने के कारण उनके जीते जी सामने ही नहीं आए। कर चले हम पिता जान पर साथियों हम तुम्हारे। दोस्तों, उनकी मृत्यु के लगभग 30 साल बाद 2004 में यश चोपड़ा की एक फिल्म आई थी वीर जारा। इस फिल्म के सभी गीत सुपरहिट हुए। फिल्म के संगीत निर्देशक के तौर पर जब मदन मोहन का नाम सामने आया तो सभी का चौंकना लाजमी था। दरअसल उनके पुत्र संजीव कोहली की मदद से यश चोपड़ा ने वीर जारा के लिए मदन मोहन की कभी प्रयोग ना हुई धुनों को लेकर ही उसका संगीत तैयार करवाया था। और इस फिल्म के गीतों की तर्जें बहुत सुंदर भी लगती हैं, पर समकालीन ऑर्केस्ट्रेशन और ट्रीटमेंट के कारण इन गीतों में उस पुराने मदन मोहन की छाया कम ही दिखाई देती है। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो हमेशा की तरह आज भी मुझे इंतजार रहेगा आपके लाइक्स और कमेंट्स का, और सुपर थैंक्स के जरिए भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। तो जाने से पहले एक बार फिर आप सभी को यशदीप कौशिक का प्यार भरा नमस्कार और बेहद शुक्रिया।